हेलो गाइज, वेलकम टू हिंदी क्राइम डायरीज। और आज के इस वीडियो में मैं आपको जिस केस के बारे में बताने वाला हूँ उसे सुनकर यकीन मानिए आप सभी के रोंगटे खड़े होने वाले हैं। आज की जो ये कहानी है वो आपको कई दिनों तक परेशान कर सकती है। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक ऐसी रूह कंपा देने वाली सच्ची घटना है जिसे भारत में तंदूर कांड के नाम से जाना गया। ये वो केस है जिसने उस वक्त पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया था। तो आखिर क्या थी तंदूर कांड की पूरी कहानी, आइए जानते हैं सब कुछ आज की इस वीडियो में। तो बेसिकली आज की जो ये कहानी है वो दिल्ली के गोल मार्केट के एक सरकारी फ्लैट में रहने वाले सुशील शर्मा और उनकी पत्नी नैना सहानी की है। सुशील शर्मा भारत के एक जाने माने राजनीतिक पार्टी के नेता थे, लेकिन इन्होंने जुलाई 1995 में एक ऐसा कांड कर दिया जिसे पूरे भारत में तंदूर कांड के नाम से जाना गया। अब असल कहानी शुरू होती है 2 जुलाई 1995 की शाम से, जब सुशील शर्मा अपना काम खत्म करके अपने घर लौटता है। सुशील जैसे ही घर में एंटर करता है वो देखता है कि उसकी पत्नी नैना फोन पर किसी से बात कर रही थी। फिर जैसे ही नैना की नजर सुशील पर पड़ती है वो चौंक जाती है और तुरंत फोन काट देती है। जिस पर जब सुशील उसे पूछता है कि किसका फोन था तो उस पर नैना कहती है कि किसी का नहीं, वो जस्ट एक रॉन्ग नंबर था। और बस इतना कहकर वो किचन में चली जाती है। सुशील को नैना की इस रॉन्ग नंबर वाली बात पर भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि सुशील अपनी पत्नी नैना के कॉलेज के दोस्त मतलूब करीम और नैना पर पहले से ही शक करता आ रहा था। और इसी शक के कारण सुशील ने मतलूब से इस बारे में बात भी की थी, जिस पर मतलूब उसे कहता है कि नैना उसकी सिर्फ एक अच्छी दोस्त है और उन दोनों के बीच ऐसा वैसा कुछ नहीं चल रहा है। खैर, जब नैना फोन रखकर किचन में जाती है तब पीछे से सुशील लैंडलाइन फोन को रीडायल करता है और जैसे ही वो रिसीवर को कान पर लगाता है तो वही होता है जिसका उसे पहले से शक था। सामने से आवाज आती है मतलूब करीम की। मतलूब की आवाज सुनकर सुशील गुस्से में आ जाता है और फोन रख देता है, जिसके बाद वो भागकर नैना के पास जाता है और उसे झूठ बोलने का कारण पूछता है, जिस पर नैना अपनी बात भी रखती है। लेकिन सुशील नैना का ये तर्क सुनकर और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसका यही कुछ सेकंड्स का गुस्सा उसका सब कुछ छीन लेता है। नैना किचन के गेट के पास ही खड़ी थी कि तभी सुशील नैना के पास आता है, अपना लाइसेंस्ड पिस्टल निकालता है और नैना की तरफ 3 गोलियां फायर कर देता है। पहली गोली जाकर लगती है दीवार पर लगी एसी में, दूसरी गोली नैना की गर्दन पर और तीसरी गोली सीधे नैना के सिर पर जाकर लगती है। सिर पर गोली लगते ही मौके पर नैना की मौत हो जाती है और नैना की मौत होने के बाद सुशील को यह एहसास होता है कि उसके हाथों से यह बहुत बड़ी गलती हो गई है। सुशील जोर जोर से चिल्लाने लगता है और रोने लगता है, क्योंकि जो कुछ भी हुआ था वो अचानक से गुस्से में हुआ, इसका पहले से कोई प्लान नहीं था। सुशील उस लाश के पास बैठा फंसा महसूस कर रहा था। उसे लग रहा था कि अब वो नहीं बच पाएगा। जिसके बाद अचानक से वो खड़ा होता है, अंदर जाता है और अंदर से एक बड़ा पॉलिथीन का बैग लेकर आता है। वो पहले तो उस लाश के आसपास लगे खून को पोंछता है और उसके बाद नैना की लाश को उस पॉलिथीन बैग में डाल देता है। फिर वो अपने फ्लैट से बाहर आता है और चारों तरफ देखता है कि आसपास कोई है तो नहीं। जब उसे लगता है कि पूरा रास्ता क्लियर है तो फिर वो पॉलिथीन बैग जिसमें नैना की लाश थी उसे घसीटते हुए अपनी मारुति कार के पास ले जाता है। मैं आपको बता दूं, 1995 में सुशील शर्मा के पास यही मारुति कार थी। वो नैना की लाश को मारुति कार की डिक्की में डालकर गाड़ी स्टार्ट करता है और गोल मार्केट से निकलकर ऐसे ही गाड़ी घुमाता रहता है, क्योंकि उसके दिमाग में यही सवाल घूम रहा था कि आखिर इस लाश का करे तो करे क्या। वो बस गाड़ी चला रहा था और उसके मन में भी बस यही बात चल रही थी कि कहीं चेकिंग ना हो जाए, रास्ते में पुलिस कहीं उसकी गाड़ी को रोक ना ले। तभी सुशील के दिमाग में एक प्लान आता है और वो तुरंत गाड़ी को घुमाकर आईटीओ पुल पर पहुंचता है, क्योंकि सुशील के दिमाग में अब यही बात आई थी कि वो अपनी पत्नी की लाश को आईटीओ पुल से नीचे यमुना नदी में फेंक देगा। सुशील अपनी गाड़ी को आईटीओ पुल के ऊपर साइड में खड़ी कर देता है, लेकिन तब वो देखता है कि इतनी रात के वक्त भी वहाँ बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। उसे डर लग रहा था कि कोई उसे देख ना ले, और क्योंकि वो एक बड़ी राजनीतिक पार्टी का नेता था इस कारण लोग उसे पहचानते भी थे। वो पकड़े जाने के डर से नैना की लाश को यमुना नदी में फेंकने का इरादा बदल देता है, जिसके बाद सुशील वहां से अपनी गाड़ी घुमाता है और वापस कनॉट प्लेस पहुंच जाता है, जहां पर उसका बगिया रेस्टोरेंट था। और ये वही बगिया रेस्टोरेंट है जिसमें इस तंदूर कांड को अंजाम दिया गया था। रात के करीबन 10 बज रहे होंगे जब सुशील अपनी बगिया रेस्टोरेंट पर पहुंचता है और अपनी गाड़ी पार्क करता है। वो भागकर सीधे रेस्टोरेंट के अंदर जाता है, लेकिन जैसे ही वो रेस्टोरेंट के अंदर घुसता है वो देखता है कि अंदर बहुत सारे लोग खाना खा रहे हैं। उस रेस्टोरेंट का हेड केशव था, जो कि सुशील का बहुत खास था। सुशील तुरंत केशव के पास पहुंचता है और उससे रेस्टोरेंट को तुरंत बंद करने को कहता है। वो कहता है कि किसी को भी खाना मत दो और ये कह दो कि खाना खत्म हो चुका है। ये सुनते ही केशव चौंक जाता है और कहता है कि अभी तो बहुत खाना पड़ा है और अभी तो लोग आ ही रहे हैं। केशव ने बस इतना कहा ही था कि तभी सुशील तेज आवाज में उसको सबको वहां से बाहर निकालने को कहता है। सुशील की इस हालत को देख केशव समझ जाता है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। फिर केशव नए कस्टमर्स को अंदर नहीं आने देता और जल्दी से उनको भी बाहर कर देता है जो लोग अंदर खाना खा रहे थे।
फिर वो दोनों मिलकर रेस्टोरेंट की सारी लाइटें बंद कर देते हैं और रेस्टोरेंट में काम करने वाले सारे कर्मचारियों को घर भेज देते हैं। अब उस रेस्टोरेंट में सुशील और केशव सिर्फ यही दोनों मौजूद थे। जिसके बाद सुशील केशव को सारी सच्चाई बताता है। वो बताता है कि उसकी पत्नी का कत्ल उसके हाथों से हो गया है और उसे इस लाश को ठिकाने लगाने में केशव की मदद चाहिए। और इतना कहकर सुशील कहता है कि ये लाश किसी को ना मिले, इसके लिए हम इस लाश को सिर्फ तंदूर में डालकर ही खत्म कर सकते हैं। ये सुनते ही केशव घबरा जाता है, लेकिन बहुत पुराने दोस्त होने के नाते केशव सुशील की मदद करने की सोचता है। अब वो दोनों रात के अंधेरे में बाहर खड़ी कार से नैना की लाश को निकालकर उस रेस्टोरेंट में ले आते हैं। उस रेस्टोरेंट के एक कोने में बहुत बड़ा तंदूर लगा हुआ था। इस तंदूर में उसी दिन रोटियां बनाकर लोगों को खिलाई गई थी, जिस कारण उस तंदूर में अभी भी कुछ आग मौजूद थी। फिर केशव और सुशील दोनों मिलकर नैना की लाश को उठाकर उस तंदूर में डाल देते हैं, लेकिन उस तंदूर में इतनी आग नहीं थी कि उससे एक डेड बॉडी को जलाया जा सके। अब आग को तेज करने के लिए ये दोनों उस तंदूर में पोस्टर, कागज की रद्दियां और ऐसे ही कुछ कुछ सामान डाल देते हैं, लेकिन फिर भी आग तेज नहीं हो रही थी। जिसके बाद केशव सुशील से पास ही में पड़ा बटर मांगता है और सुशील बर्तन में पड़े बटर को तंदूर में फेंक देता है। जैसे ही सुशील तंदूर में बटर फेंकता है, आग अचानक से बढ़ जाती है और नैना की बॉडी जलने लगती है। सुशील जल्दी से इस लाश को जलाना चाहता था, इसलिए वो पास में पड़ा और बटर इस तंदूर में डाल देता है, जिस कारण तंदूर में आग इतनी ज्यादा लग जाती है कि रेस्टोरेंट की दीवार के बाहर उस आग की लपटों को साफ देखा जा सकता था। उस रेस्टोरेंट के पास ही अनारो नाम की एक महिला सब्जी की दुकान लगाती थी। जब वो आग की लपटों को देखती है, तब उसे ऐसा लगता है कि वहाँ पर आग लग गई है। जिसके बाद अनारो जोर जोर से शोर मचाने लगती है। उसी वक्त अब्दुल नजीर नाम का एक पुलिस कांस्टेबल वहीं पास से गुजर रहा था। वो अनारो की आवाज सुनकर रुक जाता है और भागकर उस दीवार में चढ़कर देखने लगता है। वो देखता है कि अंदर तेज आग लग चुकी है और दो आदमी वहीं तंदूर के पास खड़े हैं। फिर अब्दुल रेस्टोरेंट के अंदर जाता है और पुलिस कांस्टेबल को आते देख केशव आगे आ जाता है। अब्दुल उन दोनों से इस आग के बारे में पूछता है, जिस पर केशव कहता है कि अंदर आग नहीं लगी, बल्कि वो लोग कुछ पोस्टर्स और पुराने कागज जला रहे हैं। फिर अब्दुल उनसे कहता है कि थोड़ा ध्यान से, कहीं आग पूरे रेस्टोरेंट में ना फैल जाए। बस इतना कहकर अब्दुल वहाँ से बाहर आ जाता है, लेकिन जैसे ही अब्दुल बाहर आता है, उसे अलग से कुछ बदबू आती है, मानो जैसे किसी के बालों को या किसी के मांस को जलाया जा रहा हो। अब्दुल को अब उन दोनों पर शक होने लगता है। वो फिर भागकर झटके से अंदर घुसता है और जैसे ही तंदूर की तरफ देखता है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसके सामने तंदूर में एक जला हुआ हाथ दिखाई देता है। वो घबराकर बाहर आता है और तुरंत कंट्रोल रूम से बैकअप बुलाता है। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच जाती है, लेकिन तब तक में सुशील वहां से भाग जाता है और पुलिस आकर जब तक में उस आग को बुझाती है, तब तक नैना की लाश आधी से ज्यादा जल चुकी थी। पुलिस उस वक्त सुशील को तो नहीं पकड़ पाती, लेकिन वो केशव को पकड़ लेते हैं और उस लाश को ले जाकर एक मॉर्चरी में रखवा देते हैं। ये खबर जब मतलूब करीम तक पहुंचती है, तो वो तुरंत भागकर मॉर्चरी आता है और लाश की उंगलियों को देखता है, जहाँ अब सिर्फ हड्डियां रह गई थी। उसमें पहनी एक अंगूठी से मतलूब पहचान लेता है कि ये लाश नैना की है। जिसके बाद कुछ डीएनए टेस्ट किए जाते हैं और ये कंफर्म हो जाता है कि ये लाश नैना की ही है। कुछ दिनों तक सुशील अपना हुलिया बदलता हुआ भागता फिरता है, लेकिन आखिरकार पुलिस उसे पकड़ लेती है। जिसके बाद कोर्ट इस केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस मानकर सुशील को फांसी की सजा सुनाती है। लेकिन 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने इस फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया, क्योंकि कोर्ट का मानना था कि यह कत्ल कोई सोची समझी साजिश नहीं थी, बल्कि अचानक से गुस्से में हुआ एक हादसा था। जिसके बाद सुशील का लॉयर कोर्ट के सामने ये बयान रखता है कि उनके क्लाइंट के हाथों से जो क्राइम हुआ वो गुस्से में हुआ। उनका पहले कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं है और अब वो लगभग 60 साल के भी होने वाले हैं। ऐसी ही कुछ दलीलों के बाद कोर्ट 21 दिसंबर 2018 को सुशील शर्मा को इस केस से बरी कर देती है और 23 साल जेल में रहने के बाद सुशील हम नागरिकों के बीच अपनी जिंदगी आजादी से जी रहा है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की क्राइम की कहानी। आप कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। साथ ही ऐसी ही क्राइम की वीडियोस को सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं मिलता हूँ आप सबसे एक नई कहानी के साथ। तब तक में अपना ख्याल रखें, घर पर रहें और सुरक्षित रहें।